लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वह रुका और बकरी को जमीन पर रख के वापस उस चरवाहे की लाश के पास आया और उसे गर्दन से उठाकर घने जंगलों की तरफ चल पड़ा। और इसी के साथ यम्मा डोडी के इतिहास का सबसे खतरनाक आदमखोर का निर्माण हुआ। वह एक डरावने सपने जैसा था जिसके नाम दिया गया था द मैन ईटर ऑफ यम्मा डोडी। दक्षिण भारत में मौजूद मैसूर के काडू जिले में यम्मा डोडी नामक एक जंगली इलाका है जो पहाड़ों के तलहटी से सटा हुआ है। इन्हीं पहाड़ियों के सबसे ऊंची चोटी को होगार खान नाम दिया गया है, जो महान पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग का निर्माण करता है, जिसे बाबा बुडान के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई 6,500 फीट की है। इसी के साथ पूरी तरह से वन पहाड़ी से घिरी एक शानदार झील जिसे मदक कहा जाता है, इस पूरे इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है, जो एक तरह से इस क्षेत्र की दक्षिणी सीमा की तरह काम करता है, जहां से एक पतली जलधारा यानी वाटर चैनल बहती है, जो समान रूप से पतली सड़क के पैरेलल 10 मील उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ जाती है, जहां ये वाटर चैनल एक छोटे लेक से जा मिलती है, जो करीब बिरू नाम के एक छोटे टाउन से 3 मील उत्तर की तरफ है। सच कहूं तो यह जगह शिकार के लिए काफी शानदार जगह है। ठीक इसी जगह पर चरवाहे अपने पालतू पशुओं को लेकर आते हैं, क्योंकि यहां पर घास की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए उगते सूरज के साथ यह अपने मवेशियों को यहाँ लेकर आते हैं और शाम ढलते ही घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन थोड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि आसपास के इलाके में बाघ भी रहते हैं, जो शिकार के मकसद से यहाँ पर आते हैं। पहले तो वो स्पॉटेड डियर, सांभर या किसी जंगली पिग की तलाश में यहाँ आते हैं, लेकिन अपने साथ मवेशियों को मारकर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ कैटल्स को मारना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए इन बाघों को कैटल लिफ्टर्स के नाम से बुलाया जाने लगा। और यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब किसी मवेशी की जान किसी बाघ की वजह से नहीं जाती होगी। हालांकि पैंथर्स भी शिकार करते हैं, लेकिन छोटे बछड़ों का, साथ ही साथ बकरी, भेड़ या आवारा कुत्तों का, जो बिरू टाउन के बाहरी इलाके की तरफ रहते हैं। एक्चुअली ये अपने बड़े कजन टाइगर से छोटे होते हैं और खुद को आसानी से इंसानी इलाके में छुपा लेते हैं, टाइगर के इलाके से दूर, इस डर से कि कहीं वे टाइगर्स का शिकार ना हो जाए। साल 1946 आजादी के 1 साल बाद बिरूर के इस इलाके में एक बाघ नजर आने लगता है, जो शाम को घर लौट रहे मवेशियों में से कभी किसी बकरी या बछड़ों को उठा ले जाता है। शुरुआत में लोगों को यह लगा कि यह काम शायद किसी तेंदुए का होगा, क्योंकि बाघ बड़े जानवरों को मारता है। लेकिन जब देखा गया कि वह जानवरों को गर्दन तोड़कर मार रहा है, तब लोगों का शक बाघ या फिर बड़े पैंथर्स की तरफ गया। लेकिन यह शक एक दिन यकीन में तब बदल गया जब एक चरवाहे ने बाघ को मवेशियों को ले जाते हुए देख लिया। आसान शिकार खा खा कर यह बाघ तेजी से बड़ा होता गया। ऐसे में कई शिकारी, देसी और विदेशी, इस बाघ का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन नाकामी ही हाथ लगा। ऐसे में वह बहुत ही चालाक होता गया और इंसान के प्रति उसका डर खत्म हो गया। जब वह 18 महीने का था, तब वाकई में वह चरवाहों के लिए सरदर्द बन गया था, जब एक ही सप्ताह में वह 2 से 3 मवेशियों का शिकार करने लगा, वह भी सबसे बेहतरीन जानवरों का, जो कई लीटर दूध देते थे। ऐसे में पशुपालकों को काफी नुकसान हो रहा था। 1948 के आखिर में मैं अपने दोस्तों के लिए यम्मा डोडी में एक पार्टी का आयोजन किया,
क्योंकि मेरे ज्यादातर दोस्त अब भारत छोड़कर जा रहे थे। इस पार्टी में हमने किसी एक दोस्त के लिए शिकार करने का प्लान बनाया। मुझे समय समय पर खबर मिलती रही टाइगर के बारे में और मुझे लगा कि यह कोई आदमखोर बाघ नहीं है तो इसे मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बशर्त बिरू टाउन के पास हमें कैंप लगाना होगा और बाघ के द्वारा किल किए जाने का इंतजार करना होगा। हम लोग बेंगलुरु से निकल पड़े अपने कार में 134 किलोमीटर के लंबे सफर के लिए। ऑफिस में काम की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए शाम को निकला। रास्ते में सड़क खराब होने की वजह से हमारे कार का एक्सीडेंट हो गया, करीब बेंगलुरु से 86 मील दूर तिप्तूर नाम के एक जगह पर। एक्सीडेंट की वजह से कार का पेट्रोल टैंक फट गया और सारा पेट्रोल बह गया था। अच्छी बात यह थी कि हमारे पास एक स्टोव था जिसमें पैराफिन ऑयल था, जिसे हमने कार्बोरेटर में डाल दिया और तिप्तूर किसी तरह पहुंचे। वहां हमने एक मैकेनिक से कार की मरम्मत करवाई। फिर किसी तरह धक्का देकर हम पेट्रोल पंप पहुंचे, पर वहां जाकर पता चला पेट्रोल खत्म हो गया है और हमें अगले दिन दोपहर तक इंतजार करना होगा। ऐसे हालात में हम काफी परेशान थे। तभी हमें 2-4 लॉरी खड़ी हुई नजर आई। हमने उनके ड्राइवर से बातचीत की और उन्हें मोटी रकम भी देना चाहा, बदले में 1 गैलन पेट्रोल के लिए, लेकिन उनके पास भी पेट्रोल नहीं था। इसीलिए ये सब भी अगले दिन का इंतजार कर रहे थे ताकि फ्रेश स्टॉक आए और वे भी पेट्रोल ले सके। मैं मजबूर था और ऐसा लग रहा था कि हमें तिप्तूर में कल तक रुकना ही होगा। तभी मुझे रोड पर एक फोर्ड कार खड़ी नजर आई। मैंने अपने दोस्त एल्फे के साथ मिलकर उस कार से पेट्रोल चोरी कर ली, बड़ी ही सावधानी से, कहीं उसका मालिक जाग ना जाए। रात के 3:30 बज रहे थे। फिर हमने अपना आगे का सफर शुरू किया और अरसिकेर शहर पहुंचे, जहां हमने अपनी टंकी फुल करवाई। रात में हुए हादसे की वजह से हम सुबह 7:30 बजे तक बिरुड़ पहुंचे और शहर को पास करते हुए 2 मील अंदर जंगल की तरफ गए। फिर हम एक खुले मैदान के पास पहुंचे जहां काफी सारे वल्चर्स थे। मेरे दोस्त एल्फे ने उनकी तस्वीर लेनी शुरू कर दी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा यह पता लगाने के लिए कि यह गिद्ध यहाँ क्यों जमा हुए हैं। थोड़ी देर में मुझे मालूम चल गया कि एक पैंथर ने एक मीडियम साइज मवेशी को मार डाला है, ठीक उसी रोड के किनारे जिससे हम आए थे। गर्दन पर दांत के निशान से यह बात साफ साबित हो रहा था कि यह हत्या एक पैंथर ने किया था, ना कि किसी टाइगर ने। अगर टाइगर होता तो वह गर्दन के वर्टिब्रे को तोड़ देता, और इस केस में तेरदवे ने इस काम को अंजाम दिया था, इसीलिए उसके निशान नेक के वेंट्रल साइड में थे। साथ ही साथ कैटल के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे स्टमक वगैरह बाहर नहीं निकले हुए थे। जबकि टाइगर जब भी शिकार को खाता है तब वह पीछे से शुरू करता है और चीरकर आंतों को बाहर निकाल देता है। फिर वह अपने शिकार को 10 मीटर दूर ले जाता है ताकि गोबर वगैरह से गंदगी ना फैले और मांस साफ सुथरी रहे। जंगल में एंटर करते ही सामने पैंथर द्वारा किए गए शिकार को देखकर हम काफी खुश थे, इसीलिए हमने आसपास से कांटेदार झाड़ियों को जमा किया और गिद्ध को वहां से भगाकर उस कारकस को ढक दिया, इस उम्मीद में कि जब वो पैंथर दोबारा खाने लौटेगा तब हम उसका शिकार कर लेंगे। फिर हमने रोड के किनारे झाड़ियों के पास छुपने की एक जगह बनाई और हम वापस लौट आए और कुछ खाकर हम सो गए ताकि रात के एडवेंचर के लिए खुद को तैयार कर सके। शाम 5 बजे हमारी नींद खुली तो हम किल के पास गए तो देखा कांटेदार झाड़ियों की वजह से वल्चर्स ने कारकस को नहीं छिड़ा था। बहरहाल मेरा दोस्त एल्फे उसी जगह गन के साथ छुप गया जो हमने दिन में बनाई थी, टॉर्च, ब्लैंकेट और पानी के बोतल के साथ, और मैं कार से बिरुड़ की तरफ लौटने की तैयारी करने लगा कि तभी एक चरवाहा तेजी से हाँफते हुए मेरी तरफ आया और उसने बताया कि अभी अभी आधे घंटे पहले एक टाइगर ने उसके सबसे अच्छे दुधारू गाय को मारकर जंगल की तरफ ले गया है, जो करीब 1 मील दूर है। मैंने अपने दोस्त एल्फे से पूछा, क्या तुम इस पैंथर का शिकार करना चाहते हो?
जो कि यकीनन लौट कर आएगा, या फिर टाइगर के पीछे चलना चाहते हो। एल्फे ने बाघ को मारने का इरादा बनाया और हम अपने सभी सामान के साथ कार में चल पड़े घटना स्थल की तरफ। तभी आधे मील पहुंचने पर चरवाहे ने हमें रुकने को कहा और फिर हम सामान लेकर पैदल ही जंगल की तरफ आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ने पर हमें वह मरा हुआ जानवर दिख गया। यकीनन वह काफी अच्छी ब्रीड की गाय थी। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और मुंह से झाग आ रहे थे। हालांकि बाघ ने उसे अभी तक खाना शुरू नहीं किया था। हो सकता है कि चरवाहे की वजह से वह डिस्टर्ब हो गया हो, या फिर घास चर रहे दूसरे कैटल्स की वजह से। शाम के 6 बज रहे थे और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ देर आसपास देखने पर यह साफ पता चल गया था कि यहाँ पेड़ नहीं थे जिस पर चढ़कर घात लगाया जा सके। इसका मतलब था या तो हमें जमीन पर रहकर निशाना साधना था, जो यकीनन काफी खतरनाक काम था क्योंकि वह एक बाघ था। ऐसे में हमारे पास दूसरा चॉइस ये था कि हम घर वापस लौट आए। एल्फे बहुत ज़्यादा उत्सुक था, इसलिए हमने चरवाहे की मदद से लकड़ियां इकट्ठा की और मचान बनाया और 6:30 बजे तक हम उस पर बैठ चुके थे। 15 मिनट में पूरा अंधेरा छा गया और वह मरा हुआ गाय हमें दिखना बंद हो गया, जो हमसे 25 गज की दूरी पर ही था। हालांकि चांदनी रात नहीं थी, फिर भी तारों की रोशनी इतनी थी कि हम अपने जस्ट आसपास देख सकते थे, लेकिन उस गाय को नहीं देख पा रहे थे। लगभग 1 घंटे बीत चुके थे, तभी एक अकेले सियार की आवाज ने हमारा ध्यान खींचा। जनरली सियार झुंड में रहते हैं और गांव के बाहरी हिस्सों में कसाई द्वारा फेंके हुए मांस की तलाश करते हैं। साथ ही जिस तरह की वे आवाज निकालते हैं, इसे ऑलमोस्ट सभी गांव वाले जानते हैं। लेकिन यह अकेला सियार जिस तरह से वियर्ड आवाज निकाल रहा था, उससे हमें यह साफ पता चल चुका था कि टाइगर या लेपर्ड आस-पास ही है। क्योंकि सियार के लिए 2 थ्योरीज है। एक यह कि सियार आवाज लगाकर टाइगर को शिकार की लोकेशन के बारे में बताता है, जिससे शिकार को मारने के बाद और उसे खाने के बाद बाघ सियार के लिए कुछ छोड़ देता है। यूं कहे तो यह एक तरह की पार्टनरशिप होती है। दूसरी थ्योरी यह है कि सियार किसी मांसाहारी जानवर, प्रोबेबली टाइगर या फिर पैंथर का पीछा करता रहता है और शिकार करने और खाने के बाद जब वो छोड़कर चले जाते हैं, तब ये सियार बचे खुचे को खा लेता है। जो भी हो, यह तय था कि बाघ या फिर कोई पैंथर आस पास ही है। इसीलिए अकेले सियार की आवाज से हम ये कंफर्म थे कि बाघ अब डेफिनेटली आने वाला है। तभी गुर्राते हुए बाघ वहां आया। हमें आवाज साफ सुनाई दे रही थी और हमें गाय को खींच के ले जाने की भी आवाज सुनाई दी। तभी एल्फे ने टॉर्च बाघ की तरफ मारा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसका अनुमान गलत निकला और रोशनी टाइगर पे ना पड़ के पास में पड़ी, और इतना इशारा बाघ को सतर्क करने के लिए काफी था। इसलिए वह गुर्राते हुए जंगल की तरफ छलांग लगाकर भाग खड़ा हुआ। कुछ देर हमने और इंतजार किया, लेकिन मुझे यह अच्छी तरह मालूम था कि यह समय की बर्बादी है और बाघ लौटकर नहीं आएगा। कुछ देर बाद हमने बाघ की आवाज सुनाई दी, जो करीब 1 मील दूर से आ रही थी, जो एक रिज को क्रॉस करते हुए जा रहा था। अब मैं पूरी तरह समझ गया था कि बाघ जा चुका है। हम वापस कार के पास पहुंचे तो पता चला कि एल्फे ने कार की चाबी खो दी है। तभी एक बस लेंगा ढल्ली से बिरुल की तरफ पैसेंजर लेकर जा रहा था, जिसकी रोशनी में हमने चाबी ढूंढा और इसके पीछे पीछे कार से चल पड़े। जब हम उस जगह पहुंचे जहां हमने उस पैंथर को मारने के लिए छुपने की जगह बनाई थी, तभी बस की हेडलाइट से निकली तेज रोशनी में तेंदुए की चमकती हुई आंख हमें नजर आई, जो उस कैटल को खा रहा था, जिसका शिकार उसने बीते कल किया था। यह नजारा देखते ही बस का ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाया और ऐसा करने से आसपास धूल उड़ने लगे। हम कार से तुरंत उतरे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वह तेंदुआ भी जंगल की तरफ जा रहा था। तभी एल्फे ने गोली चला दी, जिससे तेंदुआ बिजली की रफ्तार से गुर्राते हुए जंगल की तरफ चला गया। जल्दी हमें एहसास हो गया कि हमने गलती कर दी थी। शायद हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए था, उसी जगह पर जहां हमने छुपने का बंदोबस्त किया था,
क्योंकि बस के गुजरते ही मैं कार लेकर आगे बढ़ता, जिससे एल्फे को क्लियर शॉट मिल जाता। जाहिर है 1 या 2 मिनट बाद वह तेंदुआ वापस लौटकर जरूर आता, पर गलती हो चुकी थी, जिसका नतीजा था एक जख्मी तेंदुआ जिसे एल्फे ने अभी अभी गोली मारी थी। अब पछताने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए हम वापस लौट आए और बिरुड़ के ट्रैवलर बंगलों में रात बिताई। अगली सुबह हम उसी जगह पर पहुंचे जहां हमने तेंदुए को गोली मारी थी। आसपास थोड़ा ढूंढने पर हमें धुंधले धुंधले खून के निशान मिले। आगे बढ़ने पर निशान और गहरा होता गया। इसका मतलब था कि उसे जख्म किनारे पर लगा था, जिससे खून आने में वक्त लग रहा था। मैं और एल्फे दोनों आगे बढ़ते गए। फिर झाड़ियां आ गई, जहां मैं कोहनी और घुटने के बल पर लेटकर आगे बढ़ने लगा और एल्फे मुझे पीछे से कवर कर रहा था कि कहीं कोई पीछे से हमला न कर दे। करीब 75 गज चलने पर देखा तो सामने तेंदुआ बैठा था और अपने शिकार को खाने ही वाला था, जो एक वाइल्ड बोर था। हमें दिखते ही वह मेरी तरफ छलांग लगा दी, लेकिन मैं भी फुर्ती के साथ बंदूक की नाल जितनी दूरी पर तेंदुए को गोली मार दी, जो सीधे उसके खोपड़ी में लगी और वह गिर गया और उसके ब्रेन के फ्लूइड्स बाहर आ रहे थे। हम अगले 10 दिन और बिरुड़ में रहे। 7वें दिन टाइगर के हमले की खबर मिली, जो यमाडोडी चैनल से 6 मील दूर था। जब तक हमें खबर मिली और हम वहां पहुंचे, शाम हो चुका था और वल्चर्स ने पूरी तरह से लाश को खा लिया था। गांव वालों की तरफ से कोई सावधानी नहीं बरती गई कि पत्तों से लाश को ढक दिया जाए। 40 गज की दूरी पर एक पेड़ था, जिस पर एल्फे बैठ गया और बाघ के आने का इंतजार करने लगा। हालांकि बाघ नहीं आने वाला था, क्योंकि उसे मालूम था गिद्ध ने सारा खा लिया है। खैर 1-2 दिन गुजर गए और हम फिर बैंगलोर के लिए निकल पड़े। समय बीतता गया। एक अंधेरी रात को कुछ कार शिकारी लिंगाढल्ली से बिरुड़ की तरफ आ रहे थे। यह ऐसे शिकारी होते हैं जो कार से तेज रोशनी छोड़ते हैं जंगल की तरफ, और जहां कहीं 2 चमकती हुई आंखें नजर आ जाए, यह गोली चला देते हैं। सच कहूं तो इन्हें शिकार के बारे में कोई खास इल्म नहीं था, ना ही यह किसी जानवर की परवाह करते थे, चाहे नर हो या मादा हो या फिर कोई बच्चा हो। जो भी चमकती हुई आंखें दिख जाए, यह उस पर गोली चला देते थे। और तो और ये कभी कार से उतरते भी नहीं थे। सही मायने में ये शिकारी जंगल की सुंदरता और मां प्रकृति के बारे में कुछ नहीं जानते थे और ना ही उसकी परवाह करते थे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी गतिविधियां सभी मौजूदा नियमों के विरुद्ध थी, लेकिन फिर भी वह अक्सर होती थी। जब ये शिकारी बिरुड़ से 4 मील दूर थे, तभी इन्हें 2 चमकती हुई बाघ की आंखें नजर आई, जो सड़क के किनारे ही थे। ऐसे में इन्होंने 2 गोली चलाई। पहली गोली सीधे टाइगर के नीचे वाले जबड़े में लगी और जबड़ा टूट गया। दूसरी गोली लगने से पहले ही वह बाघ जंगल की तरफ भाग गया। वह कार शिकारी जांच करने के लिए नहीं रुके, ना ही वे अगली सुबह उस घायल जानवर का पता लगाने के लिए वापस आए। वे बस अपने रास्ते पर चले गए, दूसरी आंखों की तलाश में, जिस पर वह गोली चला सके। मेरा मानना है कि अगले 2 महीने तक वो बाघ बहुत ही दर्द में रहा होगा और उसे खाने में बहुत मुश्किल होती होगी। साथ ही साथ अपने जबड़ों से शिकार की गर्दन को तोड़ने में वह असमर्थ होगा। इस लिहाज से ना ही वो शिकार कर पा रहा होगा और ना ही कैटल्स को मार पा रहा होगा। करीब 3 महीने बाद एक दिन बाघ शिकार के लिए निकला। जंगल में कई बकरियां आई थी घास चरने के मकसद से। हजारों सावधानी बरतते हुए वह बाघ झाड़ियों से बाहर आता है और एक बकरी पर अपने पंजों से हमला कर देता है, क्योंकि उसके जबड़े अब उस काबिल नहीं बचे थे कि गर्दन तोड़ सके। ऐसे में चरवाहे उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ पत्थर या डंडे से हमला करते हैं, जिससे बाघ को गुस्सा आ जाता है और वो उनके तरफ हमला करने के लिए चार्ज करता है। ऐसे में एक चरवाहा उसके पकड़ में आ गया, जिस पर बाघ ने एक पंजा मारा, जिससे उस शख्स की खोपड़ी फट गई। हालांकि अभी भी वह जिंदा था और दर्द से जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन उसके इस दर्द भरी चीख को जल्दी शांत कर दिया। उसने दूसरा पंजा मारा। इस बार उसकी खोपड़ी अंडे की तरह फटकर चूर हो गया और आसपास पूरा खून बहने लगा।
अब बाघ के पास खाने के लिए 2 शिकार था। ऐसे में वह इंसानी मांस को खाने से पहले हेजिटेट कर रहा था, इसलिए उसने खोपड़ी से बह रहे खून को चाटा। उसे थोड़ा अलग स्वाद मिला, लेकिन उसने उस बकरी को अपने जबड़ों में दबाया और जंगल की तरफ जाने लगा। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वह रुका और बकरी को जमीन पर रख के वापस उस चरवाहे की लाश के पास आया और उसे गर्दन से उठाकर घने जंगलों की तरफ चल पड़ा। और इसी के साथ येम्मा-डोडी के इतिहास का सबसे खतरनाक आदमखोर का निर्माण हुआ, जिसका इलाका 250 स्क्वायर किलोमीटर का था और अपने अंदर बिरुर और लिंगाढली से होते हुए बाबा बुडान के पर्वतों को समाये रखा था। आगे जाकर इस बाघ ने वह कत्ले आम मचाया जिसे सुनकर आज भी येम्मा-डोडी के लोग कांप उठते हैं और जीते जीतो क्या मौत के बाद भी उसका सामना नहीं करना चाहते हैं। वह एक डरावने सपने जैसा था जिसके नाम दिया गया था द मैन ईटर ऑफ येम्मा-डोडी। दोस्तों, अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।